नमस्कार। संतोष पाठक ऑफिशियल पर आप सबका स्वागत और अभिनंदन। संतोष जी हमारे साथ हैं, उनके पास पहुंचे। उससे पहले आपको बता दें कि आज हम बात करेंगे भतीजे के रिश्ते की। ये रिश्ता क्या कहलाता है और इस रिश्ते से कैसे मचाए पूरे देश में सियासी संग्राम। अगर बात करें महाराष्ट्र में तो चाचा भतीजे की जंग जारी है। उत्तर प्रदेश में आइए तो चाचा भतीजे ने 2017 में कितनी बुरी पराजय झेली। फिर अब जो सबसे अहम रिश्ता चाचा भतीजे का वो है बिहार में। इसके अलावा हरियाणा में चाचा भतीजा खूब चला। चाचा भतीजा जहां जहां मौका मिला वहां चला, लेकिन उसकी परिणति क्या रही? चाचा भतीजे इकट्ठे रहे तो गोल करते रहे, और जब अलग अलग हुए तो कोई अप हो गया, कोई डाउन हो गया। फिर बार बार मिलने का प्रयास किया जाता है, लेकिन इस रिश्ते में अभी एक राज्य फंसा हुआ है। उस राज्य में क्या होगा? और एक नहीं फंसा है, अगल बगल के दो बड़े राज्य फंसे हैं। एक देश का सबसे बड़ा राज्य फंसा है चाचा भतीजे के रिश्ते में, एक उसके बगल का राज्य फंसा है चाचा भतीजे के रिश्ते में। और ये तय करेंगे पॉलिटिकल सिनेरियो, पॉलिटिकल भविष्य, राजनीतिक भविष्य सब तय करेंगे। किसके हाथ सत्ता जाएगी, कौन चीफ मिनिस्टर बनेगा, कौन गृह मंत्री बनेगा जो प्रदेश चलाएगा। सब कुछ फंसा है इस चाचा भतीजे के रहस्य में। कौन सा भतीजा किस चाचा को मात देगा, कौन सा चाचा भतीजे को घर बिठा देगा, ये सब बड़ी बातें हैं। तो सीधा संतोष पाठक जी के पास पहुंचेंगे। उनका स्वागत और अभिनंदन कि संतोष जी, क्या है चाचा भतीजे का रहस्य जो लगभग बात करें तो संख्या में आधा दर्जन के आसपास हो सकते हैं। शिव जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। और संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म के भी तमाम दर्शकों को नमस्कार। और ये चाचा भतीजे का जो रिश्ता है ना शिव जी, इस देश की तकरीबन तकरीबन मैं आपको बता रहा हूं 180 लोकसभा सीटों को कवर करता है। और भी चाचा भतीजे हैं, लेकिन मोटे तौर पर जिन चाचा भतीजों की कहानी मैं लेकर आपके सामने आया हूं, ये इस देश की 180 लोकसभा सीटों को कवर करता है। देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, 80 लोकसभा सीट। दूसरे नंबर पर लोकसभा सीटों के मामले में महाराष्ट्र, 48 लोकसभा सीट। उसके बाद आप समझ लीजिए कि जो सबसे महत्वपूर्ण जो दो राज्य है, पश्चिम बंगाल, बुआ भतीजा, और बिहार, 40 लोकसभा सीट, चाचा भतीजा। लेकिन शुरुआत मैं करूंगा इस देश की जो आर्थिक राजधानी मानी जाती है, मुंबई से। अजीत दादा पवार, मैं तो अजीत पवार ही कहता हूं, लेकिन अजीत दादा पवार ये शब्द इस्तेमाल करते हैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस। अभी कुछ दिन पहले खबर आई थी, हमने खबर की थी कि अजीत पवार ने इशारा कर दिया। अजीत पवार ने उद्धव ठाकरे के साथ गठबंधन कर लिया था स्थानीय निकायों के चुनाव में। और ये आया कि अब भतीजा जो है वो चाचा के साथ जाने की तैयारी कर रहा है। पवार साहब के परिवार में एक तरह का नया समीकरण उभरता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन जैसे ही पहले चरण का विधानसभा चुनाव हुआ बिहार में, उसके बाद मामला बिगड़ता हुआ नजर आया। एक चाचा दो भतीजे बिहार में भी है। अब देखिए, पहले चरण के मतदान के बाद डोरे कैसे डाले जा रहे हैं। जो तकनीकी रूप से बड़े भतीजे हैं, कागजों में छोटे भतीजे हैं, जिनको लालू यादव ने अपने परिवार से, पार्टी से, दोनों से निष्कासित कर दिया है। तेज प्रताप यादव एयरपोर्ट पर रवि किशन की मुलाकात, और रवि किशन के बगल में तेज प्रताप खड़े हैं, और तेज प्रताप यादव को अपने बगल में खड़ा हो करके रवि किशन कह रहे हैं कि ये तो भोले बाबा के भक्त है, ये तो महादेव के भक्त है, हमारे प्रधानमंत्री भी महादेव के भक्त है, हमारे प्रधानमंत्री भी भोले बाबा के भक्त है। और हमारे जो बीजेपी की जो बारात है, इसमें औघड़ बाबा सब उसका उसी तरह से स्वागत है जैसे महादेव जी की बारात में था। यानी उनको भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का न्योता दे दिया। मनोज तिवारी ने उनको बीजेपी में शामिल होने का न्योता दे दिया, और साथ ही साथ उनको सुरक्षा भी दे दी गई है केंद्रीय सुरक्षा बलों की से। पहले चरण के चुनाव के बाद उनको समझ में आ गया कि हो सकता है उनको भतीजे की जरूरत पड़ सकती है, तो लालू यादव के बड़े बेटे पर डोरे डालते हुए नजर आ रहे हैं। उस पर थोड़ा सा विस्तार में बाद में बताऊंगा, पहले महाराष्ट्र पे आ जाते हैं। महाराष्ट्र में क्या खेल उन्होंने किया। अगर कोई दोषी है शिव जी, अगर कोई दोषी है तो उसके खिलाफ एफआईआर करोगे, अरेस्ट करोगे, जेल में डालोगे। लेकिन अगर कोई दोषी है और आप उसकी कंपनी के खिलाफ एफआईआर करते हो, उसके खिलाफ नहीं करते।
अडानी मीडिया उसको जोर शोर से प्रचारित और प्रसारित कर, इसका मतलब आप ब्लैकमेल कर रहे हो। और जब भतीजे यानी अजीत पवार का उद्धव ठाकरे से गठबंधन हुआ और भतीजे के चाचा के साथ जाने की संभावना हुई, तो पवार फैमिली की तीसरी पीढ़ी को टारगेट कर दिया गया है। और ये अनावश्यक नहीं हुआ है। 1800 करोड़ की जमीन 300 करोड़ में देने का आरोप जो है, लेने का आरोप जो है, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के बेटे पर लगा, पार्थ पर लगा। गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ, एफआईआर दर्ज हुई और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी अपने स्तर पर उनके जांच करने का आदेश दिया। हालांकि जब ये विवाद बढ़ा तो अजीत पवार ने पल्ला झाड़ा, लेकिन फिर भी ये विवाद बढ़ता रहा। तो फाइनली अजीत पवार के बेटे ने उस जमीनों को उन्होंने वापस कर दिया। लेकिन क्या ये मामला खत्म हुआ? ये मामला खत्म नहीं हुआ शिव जी। अजीत पवार के बेटे पार्थ पवार की कंपनी अमेडिया होल्डिंग्स एलएलपी के खिलाफ जमीन घोटाले के मामले में एफआईआर दर्ज की गई। कहां-कहां, क्या-क्या मामले थे? पहला मामला कोरेगांव कोरेगांव पार्क और मुड़वा का था। यह जमीन महार वतन की बताई जा रही है, जिसका मूल्य 1800 करोड़ था, लेकिन इसे कथित तौर पर सिर्फ 300 करोड़ में खरीदा गया। इस सौदे में स्टाम्प ड्यूटी में भी भारी छूट दी गई। अब इस देश का कौन सा नेता है जो महंगी जमीन सस्ते दरों पे नहीं खरीदता है शिव जी? बता दीजिए मुझे। स्टैंप की चोरी कौन सा नेता नहीं करता है? यहाँ तो खबरें कई तरह की आती है कि विधायकों को कितना सस्ता आवास एक जमाने में उत्तर प्रदेश में दिया गया था। दूसरा मामला खड़क पुलिस स्टेशन क्षेत्र का है। यह मामला पुणे में शासकीय डेयरी की जमीन को अवैध रूप से हड़पने से संबंधित है, जिसके खुलासे के पार्थ पवार की कंपनी अमेडिया कंपनी के खिलाफ खड़क पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। 2 एफआईआर दर्ज की है, 4 आरोपी बनाए गए। ध्यान से सुनिएगा। फिलहाल कुल 2 एफआईआर दर्ज की गई है, कुल 4 आरोपी बनाए गए हैं और इनमें पार्थ का नाम नहीं है, लेकिन दिग्विजय पाटिल का नाम है, जो पार्थ की कंपनी अमेडिया में 1% की भागीदार है। सुनिएगा क्या खेल कर रही है भारतीय जनता पार्टी। उसमें जिसकी कंपनी है, उस पार्थ का नाम नहीं है, लेकिन उनकी कंपनी अमेडिया में जो 1%, 1% का पार्टनर है, उनका नाम इसमें है, दिग्विजय पाटिल साहब। और जो है ये सुनेत्रा पवार के भांजे हैं। और बाकी 3 आरोपी है शीतल तेजवानी और तहसीलदार सहित 2 अधिकारी। और दूसरी एफआईआर जो है शासकीय डेयरी जमीन हड़पने के मामले में पार्थ पवार की कंपनी अमेडिया कंपनी के खिलाफ दर्ज हुई है। इसमें 6 आरोपी बनाए गए। अमेडिया कंपनी, दिग्विजय पाटिल, शीतल तेजवानी, 2 सरकारी अफसर और 1 व्यक्ति जो लाइजनिंग एजेंट माना जा रहा है। लेकिन अजीत पवार के बेटे अमेडिया कंपनी में अजीत पवार की हिस्सेदारी 99% है सिर्फ। ये थोड़ा सा तकनीकी पहलू है। पहले मैंने सोचा कि दर्शकों के सामने रख दूं कि अमेडिया कंपनी में जो है अजीत पवार के बेटे पार्थ पवार की भागीदारी 99% है, लेकिन उनका नाम एफआईआर में दर्ज नहीं है। और जिसकी भागीदारी 1% है, उनका नाम एफआईआर में दर्ज है। और ये खबर विस्तार से गोदी मीडिया यानी अडानी मीडिया, एनडीटीवी मीडिया पर छपी। आप समझ लीजिए, पवार की फैमिली के खिलाफ अगर अडानी मीडिया पर खबरें छपती हैं। शरद पवार वो नेता है शिव जी, मैं याद दिलाता हूं, शरद पवार वो नेता है जो खुलकर और बंद कमरे में दोनों बैठकों में राहुल गांधी से कह चुके हैं कि अडानी मसले को छोड़ दीजिए, हमें बिजनेसमैनों पर बहुत ज्यादा अटैक नहीं करना चाहिए। और शरद पवार वैसे भी व्यापारी घरानों के लाडले माने जाते हैं, चाहे वो अंबानी हो चाहे अडानी हो। मुंबई में बिजनेस करने वाला कोई भी परिवार होगा, वो पवार परिवार से उनके बहुत अच्छे रिश्ते हैं। उन परिवार की तीसरी पीढ़ी को टारगेट किया गया। क्यों टारगेट किया गया? क्योंकि पार्थ के जो पिता है अजीत पवार, वो शरद पवार के साथ जाने वाले थे। चाचा भतीजे का मिलन होने वाला था। लेकिन बिहार में जब पहले चरण का चुनाव हुआ, भारतीय जनता पार्टी की दिक्कतें बढ़ गई। उनको लगा कि बिहार में गड़बड़ हो गया, लोकसभा में भी गड़बड़ हो सकती है। और इसलिए जो संसद का सत्र आमतौर पर 20-25 नवंबर को बुलाया जाता था, 1 दिसंबर से शुरू किया गया, ताकि बीजेपी को लगा कि 14 नवंबर को नतीजा आएगा। अगर कुछ गड़बड़ होगी तो 8-10 दिन, 15 दिन हमारे पास रहेंगे मैनेज करने के लिए। और यहाँ एफआईआर हो गई। लेकिन अजीत पवार के बेटे का नाम नहीं डाल के एक मैसेज दे दिया गया कि मिस्टर अजीत दादा परिवार, आपको तो हमने चक्की नहीं पिसवाया, लेकिन अगर आप चाचा के साथ जाओगे तो आप तो जो रहोगे वो तो रहोगे, लेकिन आपके खानदान की अगली पीढ़ी को हम जेल में चक्की जरूर पिसवा देंगे। वो चक्की पीसते हुए नजर आएंगे। और ये सीधा संदेशा, सीधा हमला है, मत जाइएगा चाचा के पास। अब दूसरी तरफ आ जाइए, ये चाचा भतीजे का खेल कैसे शुरू हो रहा है? क्यों भारतीय जनता पार्टी को ये लग रहा है कि हम फंस गए? उत्तर प्रदेश में भी चाचा भतीजा शिवपाल सिंह यादव को कैसे अलग किया गया?
जबकि शिवपाल सिंह यादव उत्तर प्रदेश की राजनीति का बेसिक समझ भी रखने वाले ये जानते हैं कि मुलायम सिंह यादव की परछाई हुआ करते थे शिवपाल सिंह यादव। मुलायम सिंह यादव को बहुत सारे काम कहने की जरूरत नहीं पड़ती थी मुंह से, वो सिर्फ शिवपाल सिंह यादव की तरफ देख लेते थे, शिवपाल सिंह यादव को समझ आ जाता था कि नेताजी क्या कह रहे हैं और उस काम को वो एग्जीक्यूट करते हैं। समय बदला, भतीजे के साथ टकराव शुरू हुआ, चुनाव हार गए, पार्टी से निकलना पड़ गया उनको और फिर अपने ही चचेरे भाई के बेटे के खिलाफ लोकसभा चुनाव लड़ गए, उनको भी हरा दिया, लेकिन बाद में उनको इसका पछतावा हुआ। मेरे सूत्र ये बता रहे हैं सिर्फ कि आने वाले दिनों में शिवपाल सिंह यादव और अखिलेश यादव की आपसी तनातनी को और ज्यादा बढ़ाने की कोशिश की जाएगी और ये ज्यादा संभावना ये है कि पंचायत चुनाव के बाद ही ऐसा होना शुरू हो जाए, जब ये स्थानीय निकायों के चुनाव है उसके बाद ही होना शुरू हो जाए, ताकि अखिलेश यादव के पीडीए फॉर्मूले को एक तरह से तोड़ा जाए, एक तरह से छिन भिन किया जाए। अब तीसरी चीज आ जाते हैं बिहार में। बिहार में सबसे बड़ा लोचा क्या हो रहा है कि चूंकि अब इनको लग रहा है कि नीतीश कुमार का मन बदलेगा, तो बड़े वाले भतीजे पे तो जो है इन्होंने दाना डालना एक तरह से शुरू कर दिया। माफ कीजिएगा, मैं दाना डालना इसलिए करता हूं कि पिछले 10-12 सालों में आपको लगता है ना तमाम नेता बीजेपी की तरफ क्यों जा रहे हैं। देखिए, आधे नेता जरूर है जो सत्ता के लालच में बीजेपी की तरफ जा रहे हैं, लेकिन उसमें कई नेता ऐसे हैं शिव जी जो मजबूरी में बीजेपी में जा रहे हैं, ईडी मजबूरी में सीबीआई, बीजेपी में जा रहे ईडी सीबीआई, इनकम टैक्स। हैं। ईडी सीबीआई इनकम टैक्स और साथ ही उनके अपने नेता में अविश्वास का माहौल पैदा करना। कैसे पैदा, नेता कई बार कान के कच्चे होते हैं। मैं जरा एक वाक्य बताऊं, बहुत नाम मत लीजिएगा आप भी, मैं भी नाम नहीं लूंगा, लेकिन दर्शक हमारे समझ जाएंगे। बहुजन समाज पार्टी के एक बड़े नेता हुआ करते, मायावती के बहुत करीबी हुआ करते थे। मायावती को सत्ता में लाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई हुआ। एक बार वो कामाख्या मंदिर दर्शन करने के लिए जा रहे थे परिवार के साथ। एयरपोर्ट पर अमित शाह से उनकी मुलाकात हुई। अमित शाह से जैसे ही उनकी मुलाकात हुई, अमित शाह ने तुरंत फोन उठाया और अपने बंदे को कहा कि हेमंता से बात करवाओ। हेमंता विश्व शर्मा असम के मुख्यमंत्री से बात करवाई गई और फिर ये कहा गया कि भाई ये जा रहे हैं, परिवार के साथ जा रहे हैं, आप व्यक्तिगत रूप से देखिएगा, इनको पूजा अर्चना करने में, माता रानी के दर्शन करने में कोई दिक्कत ना हो। वहां वो गए, बड़े आराम से पूजा अर्चना दर्शन ये सब करते रहे। अमित शाह के साथ फोटोग्राफर होते हैं और जहां वो गए थे वहां भी मुख्यमंत्री के साथ फोटोग्राफर, तो बहुत सारी तस्वीरें खींची गई। फिर अलग अलग तरीकों से उनके पास संदेशा भिजवाया गया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आने वाले जो लोकसभा सांसद हुआ करते थे, अभी भी सांसद है, उस समय मंत्री हुआ करते थे, अब मंत्री नहीं है, उनको, उन्हीं की स्वजातीय थे, उनके पास भेजा गया और उनको कन्विंस करने की कोशिश की गई कि आप भारतीय जनता पार्टी में क्यों नहीं शामिल हो जाते। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं बहन जी का साथ नहीं छोड़ सकता। लगातार कोशिश करते रहे, जब वो नहीं शामिल हुए तो उस उनमें से एक फोटो एक फोटो बहन जी के दरबार में भिजवा दी गई। उन्हीं के स्वजातीय नेता थे जो बहन जी के आंख कान नाक दोनों थे, वो फोटो भिजवाई, बहन जी ने देखा और फिर इधर बीजेपी के खेमे से उस नेता को फोन किया गया कि भैया बहन जी तो आप जानते हैं कैसे हैं, कान की कच्ची है, उनको लगता है कि आप हमारे साथ हो, तो बहन जी आपको पार्टी से निकालने की तैयारी कर रही हैं, उन्होंने टाइपिंग करने का आदेश दे दिया है। अब अगर वो पार्टी से निकाल देंगे फिर आप हमारी पार्टी में शामिल होंगे तो ये आपके कद के अनुरूप ठीक नहीं होगा। तो एक काम करो, हमने तो वहां पे सेटिंग कर रखी है, वो टाइपिंग करने में वो कुछ मशीन खराब कर देगा, वो 2-2.5 घंटे तक टाइपिंग नहीं होगी। आपके पास समय है, जल्दी फैसला कर लो, आ जाओ बीजेपी मुख्यालय 11 अशोका रोड, शामिल करवा। अच्छा, वो बहन जी के बारे में जानते थे, उन्होंने अपने एंगल से पता लगाया तो कहा कि हाँ, तस्वीर तो बहन जी के पास पहुंच गई है और बहन जी उन्हें पार्टी से निकालने के बारे में सोच भी रही। अब मजबूरी में क्या ना करते, उन नेता ने कह दिया अमित शाह को ठीक है मैं आने को तैयार हूं। फिर अचानक सबको बुलाया गया और 11 अशोका रोड पर वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। यानी आपके आला कमान के और आपके अंदर अविश्वास का माहौल पैदा करके शामिल करवाया जाता है। उस तरह की जो चीजें हैं वो कई भाजपा नेताओं के साथ हुई हैं। अब तेज प्रताप यादव को दाना कैसे डाला जा रहा है, सुरक्षा बढ़ा दी, सुरक्षा व्यवस्था बढ़ने के साथ ही आप रडार पे आ गए। मनोज तिवारी और रवि किशन चूंकि वो भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के बड़े फैन हैं, गाने सुनते रहते हैं, उसी स्टाइल में राजनीति करते रहते हैं, तो इन्हीं दोनों को आगे लगाया गया। एक फैंटेसी होती है ना, तेज प्रताप यादव के दिलो दिमाग में बचपन से एक फैंटेसी है, चाहे वो मनोज तिवारी को लेकर हो, चाहे वो रवि किशन को लेकर हो, ये फैंटेसी होती है, उस फैंटेसी का इस्तेमाल किया जा रहा है। हालांकि तेज प्रताप यादव ने एयरपोर्ट पे जब उनसे पूछा गया कि क्या जनशक्ति जनता दल एनडीए गठबंधन में शामिल होगा, तो उन्होंने सीधे सीधे मना कर दिया। लेकिन लगातार चोट किया जाता रहेगा, बार बार चोट किया जाता रहेगा, उनके यादव परिवार में वापसी के सारे रास्ते बंद कर दिए जाएंगे और उसके बाद उनसे कहा जाएगा कि अरे तेज प्रताप जी फैसला कीजिए जल्दी से,
नहीं तो सुरक्षा हमें वापस लेनी पड़ सकती है। जो आपको आदत लग गई है सुरक्षा के तामझाम की, वापस लेनी पड़ सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि हेलीकॉप्टर में दर्शन करने का आपका मन होता है, तो पता लगे कि आपको उड़ान की परमिशन ही ना मिले। आप लगातार चले जाते हैं श्री कृष्ण जी के दरबार में, मथुरा गोवर्धन परिक्रमा करते हुए नजर आते हैं। हम आपको वीआईपी ट्रीटमेंट देती है हमारी पुलिस, वो वीआईपी ट्रीटमेंट मिलना बंद हो जाएगा, तो आप पता लगे ढंग से परिक्रमा नहीं कर पाए, आप पता लगे ढंग से दर्शन ना कर पाए। ये बड़ी छोटी-छोटी बातें, लोगों को हँसी आती होगी कि ऐसा भी होता है, ऐसा ही होता है। इसी तरह से परेशान किया जाता है, इसी तरह से कन्विंस किया जाता है। तो महाराष्ट्र में कोशिश की जा रही है चाचा-भतीजा मिले ना, उत्तर प्रदेश में कोशिश की जा रही है कि चाचा-भतीजा अलग-अलग हो जाए, और बिहार में कोशिश की जा रही है कि चाचा और छोटे भतीजे मिले ना, और बड़े भतीजे जो है उनको किसी भी तरह से अपने पाले में लाया जाए। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी, बुआ और भतीजे के बीच में मतभेद खड़ा करने की कई कोशिशें की गई, बुजुर्ग नेता, युवा नेता की बात कही गई, लेकिन अभिषेक बनर्जी के पास जो संदेशा भिजवाया गया, वो लगातार उसको खारिज करते रहे, और अब तो चुनाव आयोग के खिलाफ वो हल्ला बोल वाले अभियान में जुटे हुए हैं। लेकिन वहां भी कई तरह की जांच अभिषेक बनर्जी के खिलाफ है, कई तरह की जांच उनकी पत्नी के खिलाफ है, और इन तमाम चीजों का इस्तेमाल करके ये कोशिश की जा रही है कि वहां भी बुआ और भतीजे को अलग किया जाए। तो भतीजा इस समय भारत की राजनीति का एक महत्वपूर्ण अंग बन गया है, और लगभग जैसा कि मैंने कहा पौने 200 से ज्यादा सीटें, ये डिपेंड करता है कि किस तरफ जाएगा। और बीजेपी का डर ये है कि बिहार के पहले चरण के चुनाव ने बता दिया कि शायद वो विदा हो रहे हैं, नीतीश दूसरी तरफ जा रहे हैं। तो नीतीश अगर दूसरी तरफ जाएंगे, तो अब उनका सबसे बड़ा लक्ष्य है सरकार बचाना, चाहे इसके लिए उन्हें टीएमसी को तोड़ना पड़े, चाहे इसके लिए उन्हें समाजवादी पार्टी को तोड़ना पड़े, चाहे इनके लिए उन्हें कितने ही घरों को तोड़ना पड़े, कितने ही घरों में चाचा भतीजे को अलग करना पड़े, बुआ और भतीजे को अलग करना पड़े। तो ये राजनीति का भतीजा काल हम इसको कह सकते हैं, शिव जी। कितने ही भतीजे अलग हो जाएं, कितने ही चाचा अलग हो जाएं, लेकिन भाजपा की राजनीति चलती रहे। ये पहले भी हुआ बीच में, जब उत्तर प्रदेश में राजनीतिक रंग दिया गया तो शिवपाल यादव को बाकायदा भारतीय जनता पार्टी ने एक आईएएस अधिकारी नियुक्त किया हुआ था कि शिवपाल सिंह के कोई काम नहीं रुकने चाहिए। शिवपाल सिंह को बड़ा कद हासिल था सरकार में, लेकिन शिवपाल भी मजे हुए खिलाड़ी थे। वो पता थी कि हमारी पहचान सपा है, हमारी जान सपा है, हमारी सब कुछ सपा है। अगर हम भाजपा में एक बार चले गए तो फिर हमारे पास कुछ बचेगा नहीं। भाई उन्होंने किया, उनकी इच्छा थी कि बेटा सांसद बन जा, बेटा सांसद बन गया, खुद विधायक हैं, अब बचा कौन। अब ऐसे में ये चाचा भतीजे की जंग बिहार में क्या करेगी, उत्तर प्रदेश में क्या करेगी, ये सबकी निगाह टिकी हुई है। आपने बड़ा शानदार चाचा भतीजे का किस्सा सुनाया है, तो मैं इसे चाह रहा हूं कि ज्यादा लंबा ना खींचूं, क्योंकि स्टोरी तो स्टोरी है। ये चाचा भतीजा कांड लोग देखें और समझें कि किस तरीके से अनावश्यक पारिवारिक विद्रोह कराया जाता है। अखिलेश ने यूपी में सबसे ज्यादा सबसे अच्छे काम करके भी 2017 में जो सपा का बर्बादी काल आया था, वो चाचा भतीजे की लड़ाई से ज्यादा आया था। हर चैनल के 2 रिपोर्टर होते थे, एक अखिलेश के घर के सामने होता था, एक शिवपाल के घर के सामने होता था, और तीसरा रिपोर्टर जो सबसे महत्वपूर्ण होता था, मुलायम सिंह के आवास के आसपास घूम रहा होता था। अब आए मुलायम के आवास शिवपाल, अभी बयान होगा जारी है, बोले न बोले, अखिलेश रूठे रूठे पहुंचे मुलायम के पास, ये स्टोरियां चलती थी। और वो चाचा भतीजे का ऐसा कांड हुआ कि समाजवादी पार्टी सिर्फ 44 सीटों पर सिमट गई। अपने दौर का सबसे बुरा वो चुनाव था, और उसके बाद लोकसभा सीटों पर अपने दौर का सबसे अच्छा चुनाव 2024 में अखिलेश यादव के नेतृत्व में लड़ा गया। तो चाचा भतीजे का काल एक बार फिर जवानी पर आया है, चाचा भतीजे का काल एक बार फिर उरोज पर आया है। अब देखना है कि ये चाचा भतीजे के रिश्ते कब तक कायम रहते हैं। अगर कायम हुए तो फिर एक बार नया जलजला सामने होगा, वरना तो फिर ये रिश्ते अब बलिवेदी पर चढ़ जाएंगे और सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब तबाह हो जाएगा। फिलहाल इस खबर में संतोष जी इतना ही। सर जी, दो चाचा भतीजे का जिक्र और करना चाहूंगा, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि देश जी की राजनीति में इसका प्रभाव भी बहुत पड़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी मित्र अरबपति कारोबारी धन्ना सेठ गौतम अडानी और उनके भतीजे, इसकी खबरों पे मैं दर्शकों को कहूंगा नजर बनाए रखिएगा, बहुत सारी खबरें आने वाली है। और दूसरी खबर,
इस देश के एक बड़े ताकतवर उद्योगपति मुकेश अंबानी और उनके भतीजे, भतीजे मतलब अनिल अंबानी के बेटे। क्योंकि अनिल अंबानी के खिलाफ जिस तरह से अचानक कार्रवाई तेज की गई, उनकी संपत्तियों को अटैच किया गया, उनको गिरफ्तार करने की खबरें निकलकर सामने आ रही है, और वो भी तब जब वो अपनी ज्यादातर कंपनियों से अलग हो चुके हैं और अनिल अंबानी के बेटे उन कंपनियों को संभाल रहे हैं। अनिल अंबानी के बेटे उन कंपनियों को रिवाइव कर रहे हैं। और ये पहले कहा जा रहा था कि अनिल अंबानी दिवालिया हो गए, बैंकरप्ट हो गए, तो बहुत सारी कंपनियों को उनको हटाना पड़ा। कई सारी कंपनियां थी जिसको अडानी ग्रुप टेक ओवर करेगी, कई तरह की खबरें निकलकर सामने आ रही थी। लेकिन बेटे ने बिजनेस संभालते ही उसको रिवाइव कर दिया। अनिल अंबानी के खिलाफ जो कार्रवाई की जा रही है वो आज नहीं तो कल अनिल अंबानी के बेटे तक पहुंचेगी। तो धीरू भाई अंबानी के बेटे मुकेश अंबानी क्या अपने भतीजे को, अपने भाई को जेल जाते हुए देख पाएंगे? ये एक बड़ा सवाल है। और जब वो नहीं देख पाएंगे तो क्या वो इस देश में ऐसी सरकार को चलते रहने देंगे जो उनके भाई को, जो उनके भतीजे को जेल भेजने की तैयारी कर रहे हो? और जो लोग कहेंगे कि आप क्या कह रहे हैं कि कारोबारी राजनीति चला रहा है क्या, तो ऐसा कहने वालों को कहूंगा भैया गौतम अडानी और नरेंद्र मोदी साहब के रिश्तों को देख लेना, फिर बात करना पूंजीवाद की, फिर बात करना भ्रष्टाचार की, फिर बात करना उद्योगपति की। क्योंकि ये जो रिश्ता क्या कहलाता वाला है, नंगा नाच शुरू किसने किया था, ये ध्यान रख। तो ये इन दो चाचा भतीजों का और जिक्र किए बिना अभी इस देश की राजनीति संपूर्ण नहीं हो सकती। चलिए, तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, हमें इजाजत दीजिए। संतोष पाठक जी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम दर्शकों को नमस्कार। और अगर हमसे कोई चाचा भतीजा छूट गया हो तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगली बार उनकी भी एक कच्चा चिट्ठा या कुंडली आपके सामने लाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद, आभार, नमस्कार।